बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। वॉइस क्या होता है आप समझेंगे इस पार्ट में, और इसका यूज कहाँ है, ठीक है ना। वॉइस कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों आवश्यक है, तो बच्चों आगे जाएंगे एयरफोर्स नेवी और एनडीए एग्ज़ाम देते हैं, हर तो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है। और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले 6 से लेकर 10 तक या इंटर तक, सब में ज़रूरी है। तो ध्यान देंगे, चाहे एकेडमिक क्लास हो या वनडे वाला एग्ज़ाम हो, सबके लिए ज़रूरी है। वॉइस क्या होता है, वॉइस को हिंदी में बच्चों बोलते हैं वाच्य। क्या होता है, वाच्य। अब वॉइस होता क्या है समझ लीजिए। तो वॉइस जो होता है क्रिया का वह रूप होता है। वॉइस क्या होता है, क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह प्रकट करता है या जो यह दर्शाता है कि कर्ता कोई कार्य कर रहा है या कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे कि वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग वर्क और ए वर्क इज बीइंग डन बाय सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ लीजिए क्या है। कुल मिलाकर आपने यही सीखा कि क्या है वॉइस, मतलब वर्ब का फॉर्म है, क्रिया का ही रूप है। समझ में आ गया। चलिए, वॉइस होता है 2 प्रकार का। कितना, 2। कौन कौन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कृत्यवाच्य, कृत्य या कर्तावाच्य बोल दीजिए सीधा सीधा। और दूसरा होता है कर्मवाच्य। ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार का वाच्य होता है, वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बात, लिख दे रहे हैं कि सम, आप लिख लीजिएगा मेरा लेक्चर सुनकर, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या है बच्चों, मैं बता रहा हूं। पहली बात यह है कि जितने टेंस आते हैं सब एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। जितने टेंस आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, जितने टेंस आते हैं एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। और ध्यान दीजिएगा, तो कुल कितने टेंस होते हैं, 12। एक्टिव वॉइस में कुल कितने हो गए, 12। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो केवल 8 ही टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। कितने, 8, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस में होते हैं 12। अभी मैंने बताया कि जितने टेंस होते हैं किसमें आते हैं, एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में। ठीक है ना। और केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, याद रखिएगा। ठीक है। कौन कौन से टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती, उसको नोट कर लेंगे बच्चों। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों। सेकेंड है, इसी तरह लिख लेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टोटल वही लिख लीजिएगा। और तीसरा है बच्चों फ्यूचर, हाँ बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं आप। फ्यूचर, तीसरा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यही लिख लीजिएगा। और चौथा है बच्चों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। चौथा क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब ये 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। कौन कौन, तो याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस,
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और चौथा है बच्चों फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। बस ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद ये आप कंफर्म कर लिए या ये बात तय हो गई, क्लियर हो गई कि क्या कहते हैं चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है, ठीक है। कौन कौन, तो ये मैंने आपको बताया। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि ये जो 8 हैं, 8 टेंस हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 8 टेंस में पहला क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले, ठीक है। प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। आपने एक्टिव वॉइस का रूल पढ़ा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वाला रूल आपको पता होना चाहिए। टेंस अगर आपको पता है तभी वॉइस समझ में आएगा, वरना आपको दिक्कत होगी। तो टेंस वाला रूल आपको पता है ना, तो टेंस वाला अगर पता है बच्चों तो हम पढ़ते हैं टेंस में जैसे पढ़ते थे पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के माध्यम से, इसमें भी आपको पढ़ना है पॉजिटिव सेंटेंस के माध्यम से, है ना। क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव कहिए या अफर्मेटिव कहिए, है ना। चाहे तो पॉजिटिव कहिए या अफर्मेटिव, दोनों का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य, है ना। ये आपने नरेशन में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। तो एसर्टिव के 2 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो पॉजिटिव का रूल लिख लीजिए आप, किसका, एक्टिव वॉइस में क्या होता है बच्चों, तो सब्जेक्ट, अब ये मत यहाँ कहिएगा ऑब्जेक्ट, नहीं सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्ट बन कर आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक और ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे सीधा ये ट्रिक याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसके बाद यहाँ आप लगा सकते हैं बाई, उसके बाद बाई के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड या अदर वर्ड जो आप लिखते थे जैसे टेंस में, वैसे लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी आ जाएगा, या टुमारो, टुडे, जो भी होगा आगे लिख देंगे। अगर चाहेंगे ना तो एक्स्ट्रा वर्ड को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, वर्ब के पास 2 तरीका है, ठीक है ना। वर्ब के पास भी लिख सकते हैं या तो लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये तो रूल हो गया। आइए चेक करें एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल की सहायता से आप समझ जाएंगे। तो इसी तरह से और वाक्य बनाइएगा, हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, बनाकर दिखाइएगा। समझिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल आ गया, ही स्कोल्ड्स मी। अब देखिए यहाँ वाक्य आप देख रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं ना। तो ये टेंस समझ में आ रहा है ना कि प्रेजेंट टेंस में है, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस से एस जुड़ता है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है। तो आप टेंस समझ गए। अब इसका ये एक्टिव हो गया, अब आप क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो ये मी क्या हो जाएगा, मी बदल जाएगा आई में, है ना। अभी मैं एक चीज़ आपको नहीं बताया हूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ, आप बना लेंगे। मी बदल जाएगा आई में, और यहाँ आई के अनुसार क्या होता है बच्चों, एम का प्रयोग होता है। क्या होता है, एम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए मैंने बोला है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्कोल्ड का क्या होगा, स्कोल्डेड, है ना, स्कोल्डेड हो गया ना, स्कोल्डेड। उसके बाद बाई का प्रयोग करिए, उसके बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम, है ना। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे, अर्थ निकालेंगे कि वह मुझे डांटता है,
और यहाँ पे हो जाएगा कि उसके द्वारा मुझे डांटा जाता है। सीधा सीधा समझिए कि सब्जेक्ट का इसमें मुख्य भूमिका होती है, एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है ना, प्रेफरेंस होता है। ऐसे में ऑब्जेक्ट का होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता उसके द्वारा, देख रहे हैं ना। तो आप एक बना लीजिए, एक और एक्टिव एक और पैसिव एक चार्ट बना लीजिए आप, है ना। एक चार्ट बना लीजिए, है ना, एक चार्ट अलग से बना लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे एक और लिखेंगे एक्टिव, टेबल बना लीजिएगा एक्टिव एक और पैसिव का, है ना बच्चों। तो एक्टिव में लिख लीजिए सब्जेक्ट के रूप में, आप पैसिव में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो एक्टिव हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो बताइए आई का क्या हो जाएगा, बोलिए, मी हो जाएगा। इसी तरह बोलते रहिए, आई का मी। इसी तरह वी का क्या होगा बच्चों, अस, वी का अस हो गया। यू का क्या हो गया, यू हो गया, यू का यू होगा, है ना, ध्यान दीजिए, हो गया। इसके बाद चलते हैं ही का हिम हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सीधा सीधा समझना है। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ईट का क्या होगा, ईट ही रहेगा, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना, देखिए कहीं जैसा रहता है। और दे का क्या हो जाता है बच्चों, देम हो जाता है बच्चों। दे का क्या होगा बताइए, देम हो जाएगा ना। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक कर। इसके बाद एक और आता है, हु का क्या हो जाता है बच्चों, हुम हो जाता है। हु का क्या होता है, हुम, है ना। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बस ये याद रखेंगे तो गलत आपका नहीं हो सकता है। कैसे, तो ध्यान देंगे आप, अगर आई रहेगा तो मी बदल देंगे, अब इससे चेंज कर तो मी का आई हो जाएगा। ये दोनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए, तो आपका एकदम तैयार हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इस तरह से आप देखिए ना, एक वाक्य बनाइए। एक और वाक्य मैं दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, यही चेक कर लीजिए, फिर आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल आ गया, जैसे मान लीजिए फादर टीचेज मी हिंदी। अब देखिए क्या करेंगे आप, जब दो सब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वहाँ पे परेशान हो जाएंगे आप। दो ऑब्जेक्ट आएगा ना तो वहाँ पे परेशान हो जाएंगे। कौन कौन ऑब्जेक्ट, किस प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या प्रश्न करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, किसे प्रश्न करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। इनडायरेक्ट मतलब सजीव कर्म, डायरेक्ट मतलब निर्जीव कर्म। ध्यान दीजिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा, एकदम बना लेंगे। इसको बनाएंगे तो दोनों में से किसी एक को लीजिए। मी भी ऑब्जेक्ट है, हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, तो क्या अथवा किसे प्रश्न करके। हिंदी में क्या अथवा किसे, इंग्लिश में व्हाट आर हुम। तो क्या प्रश्न करेंगे, जैसे आप चेक कर लीजिए, पिताजी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। किसे पढ़ाते हैं, तो मुझे। आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पैसे में आप दोनों मी को लीजिए तो क्या हो जाएगा, अभी बताएं वहाँ चार्ट, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आई। और आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म चाहिए, टीच टाट टाट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट, TAUGST, टाट हो गया। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहीं पे रख देंगे, क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, हिंदी हो गया, हिंदी। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। रूल देख लीजिए, अब देख कर एकदम मैथ की तरह आप फार्मूला देख कर बना लेंगे फटाफट। ये रूल के फार्मूला है, तो ये हो जाएगा, फादर का फादर रहेगा, ये तो सब्जेक्ट है ना, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो पॉजिटिव का आपने बना लिया। निगेटिव में बनाना होगा तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, यहीं पे आप नॉट या नेवर लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा, निगेटिव वाला बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से निगेटिव भी बना लेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो यही EJMR पहले कर लीजिएगा, तो पहला तरीका हो जाएगा। इससे दूसरा तरीका क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ये बाकी सब वैसे ही रहेगा, है ना। जैसे इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव हेडिंग डाल दीजिएगा, है ना। इंट्रोगेटिव हेडिंग डाल लीजिएगा, फटाफट एक पार्ट ख़त्म कर दीजिए। तो इंट्रोगेटिव हेडिंग आप दीजिएगा और उसके बाद क्या करेंगे, EJMR को पहले लिख लेंगे।
है ना। रूल फर्स्ट में क्या करेंगे, ईज एम आर को पहले लिख लेंगे, ईज एम आर, है ना आसान, ईज एम आर लिख लेंगे। अब क्या बचा बताइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा याद रखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा रूल में क्या है, देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपको ये ऐसा लगेगा ना कि तो आप जानते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्वेश्चन वर्ड वाला आएगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ईज एम आर, ईज एम आर, बाकी सब वैसे ही लिख लीजिएगा, है ना। तो सारा कुछ वैसे ही रहेगा। इसके बाद एग्जाम्पल भी आप बना लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आ गया एग्जाम्पल कि डज ही एब्यूज यू, डज ही एब्यूज यू आ जाएगा वाक्य, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यू के अनुसार तो आर हो जाएगा, देखिए, है ना। उसके बाद यू ही होता है, एब्यूज का क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, ही का क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ लिखे हैं, ही का हिम हो जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क जोड़ दीजिए। अब इंट्रोगेटिव में एक और आता है तरीका, इंट्रोगेटिव में एक और तरीका आता है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देंगे, वैसे ही बना लेंगे आप। इस तरह से आप बनाने का प्रयास करिएगा, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा और आप रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। और मैं आपको क्वेश्चन एक दूंगा, क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब कल मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन दूंगा। चैनल को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।